आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना। अपने अब तक के सबसे बेबाक और व्यापक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की है। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी के साथ इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी पर काफी डिटेल में चर्चा की। जीएसटी से लेकर रिफॉर्म्स तक, इन्वेस्टमेंट से लेकर मॉनसून तक हर बड़े मुद्दे पर बात हुई है। आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से इकोनॉमी के लिए क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार, योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई और द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु। स्वागत है आप सबका। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक बयान था जो बेहद दिलचस्प रहा। निजी निवेश के रफ्तार पर पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी पर श्वेत पत्र की बात की। क्या कहा उन्होंने, पहले आपको सुनाते हैं। आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक व्हाइट पेपर रखना चाहिए था। और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे, आर्थिक स्थिति ये सारी चीजें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई, और आज जो कुछ भी वो पाप मैं झेल आगे ढो रहा हूं वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है, वो भी मुझे गालियां खानी पड़ रही हैं। श्वेत पत्र के इस बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आज ही उस श्वेत पत्र को सरकार रिलीज कर दे। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बात हुई, लेकिन इस श्वेत पत्र में क्या हो सकता था, क्या जरूरी थी उस समय इकोनॉमी की तस्वीर को सामने पेश करना, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। अरुण मायरा जी, अगर श्वेत पत्र बनता तो शायद आपकी टीम बनाती। आप उस समय प्लानिंग कमीशन में थे जब नई सरकार आ रही थी। हाँ जी, ये हमारे मन में ये भी था जब हम थे प्लानिंग कमीशन में आखिरी साल में, कि देश के सामने, गवर्नमेंट के सामने और देश के सामने हमको ये पूरी तस्वीर रखनी चाहिए कि देश का हाल क्या है और प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए देश के हाल को बढ़ाने के लिए, देश को सुधारने के लिए। तो हमारे पास है, हम 4 साल हो गए थे हमारे प्लानिंग कमीशन में, हमने काफी चीजें की थी, परंतु बहुत और करना था, और इसलिए देश का हाल पूरा ठीक नहीं था पर और करना था। तो हमने यही सोचा था कि हमारा ये फर्ज ही है कि देश के सामने, हम प्लानिंग कमीशन हैं, किसी पार्टी की ना होना चाहिए, होनी नहीं चाहिए हम, तो हमको ऐसा ही पेपर, या आप पेपर कह सकते हैं, या तस्वीर देश के सामने रखनी चाहिए। तो हमने वो लिखना शुरू किया था। परंतु ये बात ये है, अभी आप कह रहे हैं व्हाइट पेपर लिखने, कौन लिखेगा और किस मन से लिखेंगे? कहेंगे आप तो उस गवर्नमेंट के हैं, आप तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हैं, और अगर कोई ऑपोजिशन वाले उसमें हो तो वो कहेंगे कि हम दिखाना चाहते हैं कि देश का हाल ठीक नहीं है, और उसके बाद देखिए हमको चांस दिए, हम बढ़ाएंगे। ऐसा हाल ही था। आप याद रखेंगे उस टाइम में 2014 में जब इलेक्शन आने वाली थी, यही था कि एक दूसरों को ब्लेम कर रहे थे कि आपने काफी नहीं किया, और वो कह रहे थे कि हमने एक स्टेट में या उस स्टेट में दिखाया कि हम कर सकते हैं, और एक दूसरों को सब बिगाड़ रहे थे कि आपसे नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे। तो उस हाल में ये व्हाइट पेपर कैसे लिखा जा सकता था, पर हमने कोशिश की थी और हमने काफी पॉइंट रखी थी। इंटरेस्टिंग बात की एक कोशिश हुई थी, एक विचार सामने आया था। राजीव कुमार जी, उस व्हाइट पेपर में अगर डिटेल में आप देखें कि मोदी जी क्या कह रहे हैं इस इंटरव्यू में, अगर ऐसा व्हाइट पेपर सामने तब आता था तो शायद पीएसयू बैंक्स की जो खराब हालत है वो भी बात तभी सामने आ जाती, जो आज लग रहा है कि एकदम से ये प्रॉब्लम आकर खड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत पहले से ही हुई है। नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई, मगर मुझे ये पूरा विश्वास नहीं है
कि उस समय अगर श्वेत पत्र लिखा जाता तो उसमें ये बात उभर के आती, क्योंकि जो बैंकिंग सुपरविजन का काम आरबीआई के सुपुर्द है और जिसका उस पर दायित्व है वो उतनी मुस्तैदी से नहीं हो रहा था जो अब राजन ने पिछले साल में शुरू करवाया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में था उस समय और मुझे ठीक से मैं अवगत हूँ कि एनपीएस की हालत उस समय ऐसी नहीं लग रही थी। मगर मैं दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ तमन्ना, वो ये एक तो ये कि ऐसा कोई भी श्वेत पत्र तब और अब लिखने में बहुत ज़रूरत होती है सही सांख्यिकी की, सही आंकड़ों की। और सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये आ गई है कि जो जीडीपी की नई सीरीज शुरू हुई है 2014 जनवरी से, उसका कोई तालमेल पिछले वर्षों से है ही नहीं। और अब मेरिल जैसी एक बड़ी संस्था ये कहती है कि आज का 7.1 जो है वो पिछली सीरीज के मुताबिक 4.9 है। तो ये मैंने कई बार कहा भी है और इस सरकार ने कहा है कि सीएसओ को, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक बैक सीरीज निकालना चाहिए जिससे कि तब और अब की तुलना अच्छे आंकड़ों के आधार पर हो सके। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री से इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो ऐसा करते तो बाहर के निवेशकों को और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में हिंदुस्तान के लिए जो है वो विश्वास उठ जाता या बड़ी खराब हालत हो जाती। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको ये साफ पता लगता कि क्या उनको विरासत में क्या मिला और इससे वो बहुत मेरे ख्याल में जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है उतनी अच्छी बात होती है। और उस ट्रांसपेरेंसी अगर वो उस समय कर देते अपने पहले बजट में तो एक बात और भी साफ हो जाती जो कि नहीं हुई है अभी तक शायद, कि बिजनेस एज यूजुअल से काम नहीं बनेगा और उनको एक नई दिशा और एक नई प्रायोरिटीज चाहिए। अगर तो इस समय श्वेत पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक था, हम लोग कई लोगों ने कहा था और और मैं समझता हूं कि आज भी वो करना चाहिए, मगर उससे पहले सही आंकड़ों के लिए सीएसओ को बिल्कुल इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी एक लंबी बैक सीरीज, पूरी सीरीज अपने जीडीपी की, इन्फ्लेशन की, एम्प्लॉयमेंट की और हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की निकाले और हमारे देश के सामने रखे, जिससे बात तथ्य पे हो सके, सिर्फ अपनी ओपिनियंस पे ना हो। बिल्कुल, ये इसलिए भी जरूरी होगा कि श्वेत पत्र कौन बनाएगा और क्या वो सिर्फ आंकड़ों के बेसिस पर बनाएगा। खैर, ये तो बात हुई श्वेत पत्र की, लेकिन पाई साहब, जब पूछा गया था मोदी जी को कि सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट क्या रही इकोनॉमी के लिए सरकार की, तो उन्होंने बात की कि किस तरह से निराशा से हम आशा की तरफ बढ़े हैं बिजनेस कम्युनिटी में। ब्राइट स्पॉट इस वक्त भारत को देखा जा रहा है और जो पॉलिसी पैरालिसिस, पेसिमिज्म की बात हुई है जो 2014 के समय थी, वो थोड़ी थोड़ी कम हुई है। क्या इसे एक सब्सटेंशियल अचीवमेंट के रूप में आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये तो बहुत सब्सटेंशियल अचीवमेंट है। हमको याद होना पड़ेगा कि 2014 में जब यूपीए सरकार की लास्ट ईयर थी, तब तो पॉलिसी पैरालिसिस था, सरकार से कोई डिसीजन आता नहीं था, एनवायरमेंटल टैक्स था जो बोलते डैश डैश टैक्स था, और ब्राइबरी, करप्शन बहुत ज्यादा था, और लोगों को एक डिस्पोंडेंसी था कि भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का भी इम्पैक्ट हो रहा था, गार का इम्पैक्ट हो रहा था, और मूड तो बहुत खराब था। ये सरकार ने आके जो बैकलॉग था वो सभी ओपन कर दिया है और एनवायरमेंट पॉलिसी में बदल दिया है, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म, बहुत कुछ सरकार ने किया है जो मनमोहन सिंह चाहते थे, लेकिन उसके पार्टी ने उसको करने के नहीं लिया। जो कुछ हुआ है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बात करते थे, वो चाहते थे कि करे, लेकिन उसके पार्टी ने वो पहले 3 साल में नहीं करने को दिया। मैं समझता हूं कि मूड तो बहुत चेंज हुआ है, अभी ऑप्टिमिज्म है, अभी इन्वेस्टमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट होने का समय आ गया है। जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं कहता हूं कि बहुत सच है। वो मूड बहुत खराब था 2014 जब इलेक्शन हुआ। ओके, तो एक तरफ मूड चेंज है वेणु जी, दूसरी तरफ जीएसटी जैसा बड़ा एक ऑब्स्टिकल जो एक समय पर लग रहा था कि पास ही नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, ये निकल कर आ गया है। और रिफॉर्म पर भी प्रधानमंत्री कहते हैं इस इंटरव्यू में कि रिफॉर्म को कैसे आंकते हैं लोग। जो छोटे छोटे चेंजेस हम कर रहे हैं, पुराने हम कानून हटा रहे हैं, ऑब्सोलीट लॉज, क्या ये रिफॉर्म नहीं है? हेलो, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी वेणु, आपके लिए सवाल। हाँ, देखिए,
तमन्ना, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला। एक, उन्होंने आपके इंटरव्यू में ये साफ रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं जो इस सरकार ने आने के बाद ये जो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स ये सरकार कर रही है, और ये जीएसटी भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज साथ आ गई हैं और अब जीएसटी अगले साल पारित होगा और इसका असर आगे जाके दिखेगा। मगर मुझे चिंता तमन्ना ये है कि जो आंकड़े जीडीपी के अभी आए हैं अप्रैल जून 2016 के, वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में उसमें नेगेटिव ग्रोथ है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। और प्रधानमंत्री ने इस बात को एडमिट किया आपके इंटरव्यू में, मगर उन्होंने ये गलत किया है कि उसका भी श्रेय उन्होंने पिछली सरकार, अब 2.5 साल हो गए, अगर अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल बाद नहीं पिकअप होता तो ये एक ग्लोबल बिजनेस साइकिल में भी काफी उसमें योगदान है, और एक डिमांड प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री केवल 70% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रही है, इसलिए निवेश नहीं कर रहे लोग। उसका श्रेय, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पिछले सरकार पे नहीं डाल सकते। उस पे वो आपको अब वेट करना पड़ेगा, बिजनेस साइकिल रिवाइव करेगी, कब करेगी, इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। आपको याद है यूपीए के टाइम जो आखिरी 2 साल में लोग कहते थे कि केवल पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से ही निवेश कम हो रहा है, ग्लोबल फैक्टर्स को लोग इतनी तवज्जो नहीं देते थे। मगर मेरा मानना है कि ग्लोबल फैक्टर्स तब भी रिस्पॉन्सिबल थी और अभी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो शायद उस व्हाइट पेपर की एक्चुअली जरूरत है, क्योंकि जो भी स्थिति तब थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने अगर आए तो बढ़िया है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि क्या है चुनौतियां इकोनॉमी के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात सब कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां एक बड़ी चुनौती है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट पर, ये भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। एक तरफ जीडीपी की बढ़त 7% से ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां अभी भी एक बड़ा चैलेंज है भारत की इकोनॉमी के लिए। अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बात की कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट पर उनकी सरकार का फोकस है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौती निकल कर आ सकती है। राजीव कुमार जी, हाल ही में जो बीएसई और सीएमआई की एक सर्वे निकल कर आई थी, उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है 9.84% तक अगस्त 2016 में। पहले ये जुलाई में 8.65% थी। ये वैसे तो ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन अब तक का जो डेटा है हमारे सामने वो है। क्या ये वाकई एक बड़ी चिंता है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतनी जल्दी और इस प्रोग्राम में इतनी महत्व दिया है एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के मुद्दे को, क्योंकि अगर आज देश में सबसे बड़ी, सबसे गहन, सबसे मुश्किल अगर चुनौती है और जिसको सामना करना है तो वो है रोजगार पैदा करना और अपने युवाओं के लिए रोजगार जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ बात करनी चाहिए कि कितना रोजगार हमारे अर्थव्यवस्था में हो रहा है। और जो 9.8 की जो आपने आंकड़ा बताया, उसका बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो एक फॉर्मल सेक्टर में वो आंकड़ा है कि कितने लोग आज रोजगार एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। असली बात है हमारे रोजगार की, वो है इनफॉर्मल सेक्टर में, वो है डुअल सेक्टर में, और जो सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है। और उसमें हालत विषम होती जा रही है और एस्पिरेशन बहुत ऊंचे हैं और सच्चाई बहुत नीची है। प्रधानमंत्री ने 3 चीजों पे अपने बात करी थी। एक तो ये कि स्किल इंडिया उन्होंने कहा था, उस पर बहुत जोर दे रहे हैं, एक नया मंत्रालय बनाया। दूसरा, उन्होंने मुद्रा बैंक की बात की थी, जैसे कि छोटे लोगों को जो है एंटरप्रेन्योर्स को वो लोन दे सकें। और तीसरी उन्होंने बात की थी स्टार्टअप इंडिया की। और इन तीनों में असल में मुश्किल यह है कि ये तीनों ऐसी एक पर्सनल सेक्टर की बात है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा वो शायद हाई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और उससे मुझे नहीं लगता कि हमारे युवकों को संतोष मिलेगा। तो आज बहुत ज़रूरी है, और मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूं, कि अपने निर्यात को, अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाना, और कुछ एक सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, टूरिज्म, एजुकेशन और हेल्थ,
जिसमें जो सब एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें एक बहुत, और एक आखिर में बहुत ज़रूरी चीज़ है रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि बिल्कुल शीतल है। इसमें जितना सरकार जितना अपना ध्यान दे सकेगी, जितना इसको अपना इम्पोर्टेंट और जितनी इसमें तेजी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा तो जो हमारे 10 लाख व्यक्ति हर महीने हमारे देश हमारे रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, उनको बहुत निराशा होगी और आने वाले समय में ये निराशा कहीं जो है वो एक उत्तेजना में ना बदल जाए, इसका एक बहुत बड़ा डर मुझे लगता है। मायरा जी, जैसे राजीव कुमार ने कहा, स्किल इंडिया, मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया जैसी चीजें की गई हैं। प्रधानमंत्री का फोकस है स्किल डेवलपमेंट पर। टेक्सटाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ी राशि दी गई है उसे रिजुविनेट करने के लिए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? पहले मैं ये आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, राजीव कुमार जी को भी, कि आपने बहुत सीधी बात कह दी है कि ये जीडीपी की बात नहीं है, ये रोजगारी की बात है। हमारे देश में जीडीपी बढ़ रहा था, परंतु इंडिया में हर परसेंटेज पॉइंट जीडीपी के साथ कम जॉब्स बनते हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ इंडिया में बहुत कम है, तो इसलिए जीडीपी के पीछे पड़ना काफी नहीं है। हमको देखना है हमारा पैटर्न ऑफ ग्रोथ का क्या है, और उसमें रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, छोटे एंटरप्राइज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और नहीं बढ़ रहे हैं काफी तो कैसे बढ़ाएंगे। तो ये बात है एंटरप्राइजेस, छोटे एंटरप्राइजेस खासकर सारे देश में, सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कोस्ट पे नहीं, सारे देश में, असम में, मेघालय में, पहाड़ों में, मध्य प्रदेश में एंटरप्राइजेस, और शुरू में एंटरप्राइज सब छोटी ही होती हैं, उसके बाद बढ़ती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का ये अटेंशन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्हाइट पेपर हम लिख रहे थे उसमें ये था कि नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी देश की रोजगारी की होनी चाहिए, बढ़ाने की होनी चाहिए। उसमें हमने कहा कि डिस्पर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, बिग फैक्ट्रीज का टाइम नहीं है अभी, स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द कंट्री, और ये प्रोडक्टिव भी हो सकती है अगर हम देखें कि उनकी क्या जरूरतें हैं, कि उनका टाइम वेस्ट ना हो रेगुलेटर के पीछे, करप्शन इंस्पेक्टर के पीछे, वो अपना टाइम मैनेजमेंट में करें जो भी एंटरप्रेन्योर है। दूसरी बातें जैसे कह रहे हैं कि उनके लिए जमीन रेंट बहुत ज्यादा है, उनके लिए लास्ट माइल में उनको पैसा नहीं मिलता है या हैवी इंटरेस्ट मिलता है, तो देखिए उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, होनी चाहिए। तो ये हमने कहा था ये व्हाइट पेपर में यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसमें अब स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक अलग मिनिस्ट्री बनाएं जो टारगेट रखे कि 50 करोड़ हम स्किल करेंगे। लोग किस में स्किल करेंगे? वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों से और इस एस्टैब्लिश सेक्टर से पूछ रही हैं आपको क्या स्किल की जरूरत है, तो वो पीछे फिर कैलकुलेट करती हैं कि कितनी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, कितने प्रोग्राम होने चाहिए। और इनफैक्ट टीवी मोहनदास भाई इस पर बोलने के लिए सही कैंडिडेट है, क्योंकि स्किलिंग में आपने जितना ध्यान दिया है एजुकेशन सेक्टर में, वो मिसमैच खत्म करने के लिए, एजुकेशन और एक्चुअल जॉब के बीच में जो मिसमैच है उसको खत्म करने के लिए क्या काफी किया गया है? देखिए, पहले रोजगार होने के लिए कंजम्पशन बढ़ना है या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ रहा है, कम हो गया है। कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, अभी इन्फ्लेशन कम हो गया है। अब पिछले 2 साल में रूरल एरिया में जहां 52% हमारा पॉपुलेशन है वहां तो ड्राउट था, अभी तो मानसून है, तो मैं समझता हूं कि ये साल कंजम्पशन बढ़ेगा, कुछ रोजगार बढ़ेगा। और स्किल और एजुकेशन में ये जो गैप है कि यूनिवर्सिटीज को लिए पूरा ऑटोनॉमी नहीं है, अभी उनको जो करना है, सिलेबस चेंज करना है, टीचर्स को लाना है, उनके लिए ऑटोनॉमी नहीं है। सब कुछ दिल्ली से यूजीसी सबको सर्कुलर देके करे कि ये करो वो करो, वो रेगुलेटरी बर्डन जो ज्यादा हो गया है उससे वो तो पैरालाइज हो गया है।
इसलिए मैं समझता हूं कि स्किल्ड एजुकेशन के लिए ज्यादा से रिफॉर्म चाहिए। पिछले 2 साल में कुछ भी रिफॉर्म नहीं हुआ है, ये एक डार्क स्पॉट है मोदी सरकार के लिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये स्ट्रैटेजी सरकार का है, वो तो चेंज करना है, ट्रेनिंग से नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स से उनको जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब तक वो अप्रेंटिस एक्ट, अभी ये साल में 10,000 करोड़ अप्रेंटिस के लिए प्रोग्राम दिए, उससे तो आगे बढ़ेगा। लेकिन फंडामेंटल इश्यू ये है, कंजम्पशन बढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, तब तक ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। और स्किल करने से और एजुकेशन करने से अगर लोग बाहर आते हैं, उनको काम मिलना है, काम नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी दिक्कत है। शायद ये चेंज होगा। थोड़ा सा आपका आउटलुक जानना चाहूंगी वेणु, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात की कि मॉनसून अच्छी हुई है इस बार, एग्रीकल्चर पर काफी फोकस है। अगर हम इस समय चीजें देखें, जीएसटी पास हो चुका है, अच्छी बारिश हुई है, उम्मीद है कि कंजम्पशन भी पिकअप हो जाएगा, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चीजें अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि चीजें मतलब सिचुएशन खराब नहीं हो रही है, मगर मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि निवेश, जैसे पाई साहब ने कहा, इन्वेस्टमेंट अभी तक पिकअप नहीं हो रहा और इंडस्ट्री अभी भी 70% कैपेसिटी में ही काम कर रही है। अभी तो जब तक 90% कैपेसिटी से ऊपर इंडस्ट्री नहीं जाएगी, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना शुरू करती है। तो मेरे को लगता है कि तब तक, जैसे मोदी जी ने आपके इंटरव्यू में भी बोला कि फोकस अगर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड मुद्रा बैंक के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की ज्यादा बेटर स्किलिंग करें और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो इससे कुछ डिविडेंड मिल सकती है। मगर इसके लिए ये जो स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया और ये मुद्रा बैंक, ये जो आइडियाज हैं, इनको साथ लेके आना पड़ेगा। क्योंकि पीछे मैंने स्किल इंडिया के सीईओ से मैंने बात करी कुछ दिन पहले, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई बेसिक रिसर्च है कि स्किल इंडिया में किस तरह की स्किल्स की जरूरत है, स्किल्स की मैपिंग है क्या? कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनको किस तरह की स्किल्स दें तो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सर्विसेज जो ऑफर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो उतनी अभी रिसर्च है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में बहुत डिटेल में काम करना जरूरी है, ताकि ये जो सारे जो आइडियाज हैं, ये दे हैव टू कम टुगेदर। ओके, राजीव कुमार जी भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। जी राजीव कुमार जी। मैं तमन्ना इस 2 सुझाव देना चाहता हूं जो कि मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है। एक तो ये कि हमको आज, ये जैसे वेणु कह रहे थे कि निवेश नहीं हो रहा और मोहनदास पाई ने भी बात करी, तो आज हमें बहुत ज़रूरत है अपने अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि ये जो स्वदेशी जागरण मंच जैसे लोग हैं, वो इस बात में ऑलरेडी इस बात पे खड़े हो गए हैं कि आपने FDI क्यों लिबरलाइज किया वगैरह। आज हिंदुस्तान की छवि बाहर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के निवेशक हिंदुस्तान के प्रति अच्छा एक रुख रखते हैं। तो हमें इस समय बहुत तेज़ी से और बहुत ही मतलब एक टारगेटेड वे में FDI अपने अंदर अट्रैक्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड FDI। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को इस समय बहुत आवश्यक है कि अपना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके जहाँ तक हो सके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, और ख़ास तौर से रियल एस्टेट में अगर वो वर्कर हाउसिंग प्रोग्राम शुरू कर सकें, बहुत बड़े पैमाने पर अगर कर सकें, उसमें एक नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें एक नया घर 6 हफ्ते में बन जाता है। तो अगर ये 2 ठोस कदम बढ़ाएं, और साथ में तीसरा अगर अपना टूरिज्म सेक्टर पर वो जो है वो उसको और तेजी दें, और अपने मंत्री से कहें कि वो ऐसे बयान ना दें जिससे कि टूरिस्ट जो है आने वाला भी रुक जाए, तो मुझे लगता है इन 3 सेक्टर से हमारे रोजगार बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, और ये करना बिल्कुल अनिवार्य है इस समय सरकार के लिए। बिल्कुल, टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, टेक्सटाइल भी एक बड़ा सेक्टर है, इस पर फोकस भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय तो समाप्त है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने अपने बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ अपने व्यूज रखे हैं कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से कौन से बड़े संकेत निकले हैं इकोनॉमी के लिए। एक बार फिर आपका शुक्रिया, नमस्कार।